किसे कहेंगे? मानक किलोग्राम। क्लियर? चलो, मानक किलोग्राम का परिभाषा आप लोग लिखिए। मानक किलोग्राम क्या है? परमाणवीय स्केल, परमाणवीय स्केल पर कार्बन 12, कार्बन C12, कार्बन 12, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है कार्बन 12 C6, कार्बन 12 है। कार्बन 12 के 5.0188, 5.0188 गुणे 10 की घाते 25, गुणे 10 की घाते 25 परमाणु के द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। मानक किलोग्राम कहते, ध्यान दो, समझ आओ। देखिए ध्यान सभी लोग। हाँ राज, देखो आ गए, ठीक हो गया। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मानक मीटर। तो मानक मीटर में हमने आपको बताया था कि जब भी हमको मीटर का पैमाना मापना होगा तो मीटर तो हर जगह बदलता रहेगा। जैसे मान लो किसी छड़ को माप के रख दोगे तो उसकी लंबाई घटती बढ़ती रहेगी। उसको शुद्ध, उसका रियल जो बताया गया था परिभाषा, तो वो बताया गया था, अंतरराष्ट्रीय मापक माना गया था कि क्रिप्टॉन एक तत्व होता है। क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन एक 86 तत्व होता है जिससे हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। तो क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले कौन सा रंग? नारंगी रंग के तरंग दैर्घ्य किसका? 1650-763.73 गुना, 1650-763.73 गुना का जो तरंग दैर्घ्य की दूरी होती थी उसको मानक मीटर कहा जाता था। वो याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे मानक किलोग्राम। तो स्टैंडर्ड किलोग्राम हमारा क्या होगा? 1 किलोग्राम किसको कहेंगे? तो सिंपल, अगर मान लो कि कोई बाट बना कर रख दी हो, 2 साल बाद पता चला कि उसमें जंग लग गया और वो छोटा हो गया, या फिर किसी भी पदार्थ का बनाओगे तो आज नहीं कल वो खराब होगा। इसलिए क्या कहते हैं, कार्बन जो हमारा तत्व होता है, तत्व 108 होते हैं ना टोटल, तो तत्व में जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन का जो तत्व है कार्बन 12 मानक किलोग्राम कहते हैं। परमाणु स्केल पर, मतलब जो परमाणुओं का स्केल होता है, परमाणु पढ़े हो ना, अणु परमाणु तत्व जो मिलकर बनते हैं यौगिक, अणु परमाणु जो होते हैं, तो उस परमाणु स्केल पर कार्बन 12 एक तत्व होता है कार्बन का, कार्बन 12, उसको संकेत, उसका संकेत होता है C, कार्बन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु नंबर 12 होता है। परमाणु के इसके कितने परमाणु समझते हो ना, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर एक अणु का निर्माण होता है। तो वैसे ही परमाणु कितने होंगे? 5.0188 गुणे 10 की घाते 25, 5.0188 गुणे 10 की घाते 25। जब उतने संख्या में परमाणु एकत्रित हो जाएंगे तो उनका जो वेट होगा वो 1 किलो द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सबका? सादिया बताओ तो, मानक किलोग्राम का परिभाषा बताओ, माइक ऑन करो। मानक किलोग्राम क्या होता है? परमाणु की स्केल पर कार्बन 12 के 5.018, बताओ 0.188 गुणे 10 घाते 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहता है। बताओ तो सादिया, मानक मीटर तुमको याद है? यस सर। बताओ तो मानक मीटर, ये सब काम करेगा हमेशा, है बहुत जरूरी है याद करना। बताओ मानक मीटर। 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिस्टॉन 86 से उज्ज्वलित नारंगी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का 16, 15, 76, 37, 3 गुना होती है। बहुत सही, ठीक। तो इसके मोबाइल नंबर की तरह याद करो ना, 1650-763.73 गुना। ठीक है, हमने भी ऐसे ही याद किया। तो इसका क्या होता है? 1 मीटर। और ये जब 1 किलोग्राम की बात आएगी स्टैंडर्ड परिमाण, तो याद करना, परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के, परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 की घाते 25 या फिर 10 घाते 25 परमाणुओं के द्रव्यमान, उतने जब परमाणु एक जैसे परमाणु समझते हो नहीं आप लोग, इससे कोई भी पदार्थ बनता है हमारा,
तो ये छोटे 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 अणु, और अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। ये परमाणु जो होते हैं ना छोटे से, तो इनके जैसे कितने परमाणु जुटाना पड़ेगा? इतना जो दिया है ना, 5.0188 गुणे 10⁻25, इतना परमाणु को एक साथ एकत्रित कर दोगे और उसका वेट करोगे तो करेक्ट 1 kg बताएगा। और ये कभी खराब होने वाला नहीं है, इसलिए आज यूज करो या 10 साल बाद यूज करो या फिर पूरा लाइफ टाइम, जब भी भारत में जाओ चाहे अदर कंट्री में जाओ चाहे चंद्रमा पर, जहां मन करे वहां जाओगे, ये हमेशा 1 kg ही रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसको नहीं लाए क्या? चलो इसको लिख लो आप, 1 मिनट इसको लिखो तब तक। अगला है आपका मानक सेकंड। मानक समय वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है जिसे परमाणु घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी परमाणु घड़ी में, परमाणु घड़ी में कौन सा लगा है? सीजियम तत्व तो इसमें लगा है। कौन सा? सीजियम। सीजियम क्लियर? 133 इसमें लगा है सीजियम 133 का जो परमाणु है, का परमाणु कितनी बार? 91 92 63, 91 92 63, 91 92 63 17 70, 17 70 बार कंपन करता है, कंपन करता है, कंपन करता है, कंपन करता है, बार कंपन करता है, उसे मानक, मानक सेकेंड कहते हैं। एक चीज आप लोग को बता दें, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, जब पूरे ध्यान से देखोगे आप लोग, मानक सेकेंड कहने का मतलब जो हमारी सुई घड़ी की जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे चलता है, तो ये इसका जो पैमाना मतलब समझते हो ना, हर एक चीज मापने के लिए पैमाना होता है। जैसे 1 लीटर, जैसे दूध भी लोगे 1 लीटर का, तो उसका एक बाट रहता है कि 1 लीटर है। तो जैसे कहने का मतलब है कि उसमें चोरी किया जा सकता है। बाट इतना बड़ा है तो कोई छोटा कर देगा, कोई बड़ा कर देगा, ठीक, कोई इसको पतला कर देगा। तो कैसे समझेंगे कि तब करेक्ट रहे? वही पैमाना पढ़ा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा कौन कौन सा पैमाना और किसको माना गया है कि उसी को सही सही माना जाएगा। अभी जो तो पढ़े, अभी उसी तरह हम लोग पढ़े सेकंड। 1 सेकंड जो हमारी ऐसे बस ऐसे बोल, घड़ी टक से बोलते 1 सेकंड, इस दूरी को बता रहे हैं। तो 1 सेकंड की जो हमारी दूरी है, ऐसे जब घड़ी टक से ऐसे बोलती है तो 1 सेकंड की दूरी है, तो कैसे मापा गया है उसको? तो वो क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको भी मिला गया है कि मानक समय वह समय अंतराल है, मानक सेकंड जो है वह समय का अंतराल है जिसमें इसमें भी एटॉमिक घड़ी है, परमाणु लगा हुआ है। परमाणु घड़ी, कौन सी घड़ी? परमाणु घड़ी में क्या लगा हुआ है? क्रिप्टॉन तो लगा था मीटर वाले में, और इसमें लगा है सीजियम, सीजियम लगा है। और सीजियम 133, सीजियम 133 के परमाणु, ध्यान रखना, परमाणु और परमाणु किसी भी पदार्थ में जब परमाणु रहते हैं तो अपने स्थान पे धीरे 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 कंपन करते हैं, एकदम धीरे धीरे कंपन करते हैं, बहुत मैंने तेजी से करते हैं, कंपन करते हैं उसमें, ठीक है। धीरे धीरे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो वो जो कंपन है उस कंपन को मापा गया है, ध्यान रखो, कंपन को मापा गया है। और कितना कंपन हुआ है? जो 1 सेकेंड आप लोग ऐसे देखते हो, 1 सेकेंड, उसमें कितना बार वो परमाणु कंपन कर चुका है? देखो 91 92 63 17 70 बार। अगर देखा जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 19 लाख, ठीक है, इतना बार उसका परमाणु क्या किया? कंपन कर चुका है। जैसे कंपन, ये कंपन कर रहा है ना, ऐसे 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 कंपन करता, ऐसे ही इसकी रफ्तार है कंपन करने की। कितनी बार? 91 92 63 17 70 बार वो क्या कर लिया है? कंपन कर लिया है, मात्र 1 सेकंड के टाइमिंग में। और यही जो आपकी कंपन की टाइमिंग है, इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 1 सेकंड का दर्जा दिया गया है। अर्थात ध्यान रखोगे आप लोग, एक मानक सेकंड का जब भी परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो बताना, मानक सेकंड वह सब मानव
सॉरी मानक सेकेंड है यार, यहाँ पे लिखो तो मानक सेकेंड है, इसको लिखो। मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। उस समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। नोट्स कर लो इसको। चलो देखो आप लोग सबने, एक केल्विन क्या होता है तो लिखोगे 76 सेंटीमीटर पारा, 76 सेमी पारे स्तंभ दाब पर, ये प्रेशर होता है। 76 सेंटीमीटर पारे स्तंभ दाब पर शुद्ध बर्फ की गलनांक, ध्यान रखना, शुद्ध बर्फ के गलनांक, शुद्ध बर्फ की गलनांक तथा क्वथनांक शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा क्वथनांक के तापांतर का 1/100वां भाग, 1/100वां भाग क्या कहलाता है आपका? 1/100वां भाग 1 केल्विन या 1 केल्विन अथवा 1 सेल्सियस होता है। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होता है देखो, जब भी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहां पे एक प्रेशर है, वायु का प्रेशर है। हम लोग के बॉडी पे भी वायु का प्रेशर लग रहा है, जिसको अगर प्रेशर मापा जाएगा दाबमापी से तो 76 सेंटीमीटर पारा चढ़ता है। देखो जब भी ब्लड प्रेशर नापा जाता है ऐसे, तो एक बीपी पे एक पारा वाला होता है, पारा चढ़ता है ऊपर, वो बताता है कितना बीपी है कितने। तो उसी तरह ऑलरेडी हम लोग के वायुमंडल में वहाँ पे 76 सेंटीमीटर पारा मानक माना गया, इतना लगता है हमेशा सबके। तो इस पे बताया गया है कि 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ दाब पे, मतलब दाब अगर यहीं रहे, ऐसा नहीं कि चंद्रमा पे जाकर के देखोगे वहां पे दाब कम है। दाब अपर क्या होता है? शुद्ध बर्फ देखे हो ना, 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ क्या होता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब किसी पानी को गर्म कर दोगे तो उसमें उबाल आना क्या होता है? चालू हो जाता है। तो उसके पैमानों को 100 भाग में बांट दो। जैसे मान लो कि 0 सेंटीमीटर पे जमना चालू हुआ और 100 पे क्या हो गया? बॉइलिंग करने लगा। तो इनके बीच में जितनी दूरी आई 100, उन 100 को 100 भागों में बांट दो, और उसमें से एक भाग जो होगा ना 1 सेंटीग्रेड, उसी को कहोगे 1 सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन कहोगे। क्लियर है सबका? तो ध्यान रखना, गलनांक का मतलब ये होता है जहाँ जब बर्फ गलने लगे, जब जमने लगे, और क्वथनांक का मतलब कि जब बॉइलिंग करने लगे, पानी बॉयल करने लगे। तो यहाँ पे देखो, केल्विन का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर पारे स्तंभ दाब पर शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा क्वथनांक के तापांतर का, उसके तापों का अंतर का 100 भाग है, उसके ताप को 100 भाग में बांट दो, और एक भाग वही लिखा है 1/100, मतलब 100 में से केवल एक भाग, वह भाग 1 केल्विन, 1 केल्विन कहोगे या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है आपका? नोट कर लीजिए इसको। बताया था आपको विद्युत धारा, क्योंकि 7 मात्रक बताए थे, तो उसमें जो आपको 5वें नंबर पे बताए थे वो हमने बताया था विद्युत धारा। और विद्युत धारा जो होता है उसका भी मात्रक होगा, किसको मानेंगे? 1 एम्पियर। जैसे 1 किलोग्राम समझ लिए, 1 सेकेंड समझ लिए, 1 मीटर समझ गए, 1 केल्विन समझ गए, वैसे ही हमको अब समझना है क्या? 1 एम्पियर किसको कहेंगे? 1 एम्पियर। विद्युत धारा की पहली इकाई क्या होगी? 1 एम्पियर। ध्यान रखना आप लोग। तो निर्वात में हमारे पास करंट है ऑलरेडी, हमने उस करंट का यूज करेंगे। और निर्वात में मतलब कि जहाँ पे, जैसे निर्वात कहने का मतलब कि जहाँ पे वायु दाब ये सब न रहे, ठीक, हवा कुछ न रहे निर्वात पे, तो वहां पे 2 तार लोगे, 2 ऐसे तार लोगे, ठीक, 2 तार निर्वात में, ऐसे 2 समांतर तार को ऐसे आमने सामने एकदम समांतर रख दोगे, और उसमें क्या करोगे? माइक बंद करो, किसका माइक आना पर घर की आवाज आती है ना, हाँ ठीक। तो उस समांतर तार में, जैसे मान लो कि 2 तार है, तो इस समांतर तार में से अब 2 समांतर ऐसे तार रख दिए। तो ध्यान रखना, जब भी तार जो होता है अगर उसमें करंट बहता है तो उन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आ जाता है। जैसे पास
जो बड़ी लाइन गांव से चाहे कहीं से बड़ी लाइन जाती है, अगर दोनों तार को पास में कर दिया जाएगा तो दोनों हाई वोल्टेज की वजह से खींच लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो अर्थात इसको दूर रखा जाता है। उसी तरह क्या क्या है कि दो तार को समांतर ऐसे समांतर रख दो निर्वात में, और दोनों में समान करंट प्रवाहित करो, दोनों में एक समान क्या करो, करंट प्रवाहित करो। ध्यान दो, निर्वात में हमने दो चालक तार को रख दिया एकदम समान दूरी पे, जितना डिस्टेंस इसका है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो के डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे भी के डिस्टेंस पे होगा, दोनों समान दूरी पे है, और हमने इसको करंट देना चालू किया इस पे, और वही करंट इसमें भी देना चालू किया। इसलिए दोनों में एक समान करंट को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इसके वजह से जब करंट प्रवाहित होगा तो इन दोनों तारों के बीच में एक बल लगेगा, क्योंकि जब धारावाही चालक, किसी चालक में जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है और बल दोनों लगता है। सिखाएंगे जब मैग्नेट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो अब यहाँ पे क्या दिया है, इसका डिफिनेशन दिया है कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पे, अगर इनके बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर दो चालकों में समान तीव्रता का एकदम समान हाई करंट, मतलब जो करंट लगा रहा हो वही हाई करंट, अगर एक दोनों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक मीटर लंबाई पे दूरी पे इसमें जो बल उत्पन्न हो, बल जो उत्पन्न होगा इसमें जो बल उत्पन्न होगा वो बल उत्पन्न होना चाहिए 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। न्यूटन, अगर इतने न्यूटन का बल बल अगर इन दोनों के तारों के बीच में अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न, जब ही बल उत्पन्न होने लगेगा तो मैं मेजरिंग करते रहेंगे फोर्स को। तो अब मान लो रेगुलेटर से इसमें दोनों में करंट समान प्रवाहित करना चाहिए, रेगुलेटर को और हाई कर रहे हो, करंट और तेज जा रहा है, और जिस करंट के पॉइंट पे 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल पता चला कि इन तारों के बीच में बल इतना आने लगा, तो वहीं पे रोक देंगे, और वहीं पे हम ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे कि अब यह करंट दोनों में 1 एम्पियर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इतना बल तभी मिलता है जब दोनों तारों के बीच में 1 एम्पियर का करंट हम क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो इस फिगर को देखो और इसको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक। तो इसका लिखना है आपको, निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर, यहाँ पे लिखो निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर, निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में दो समांतर चालकों में समान तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके मध्य 2 इंटू 10⁻⁷, मतलब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रति मीटर लंबाई पर उत्पन्न हो तो चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इस डिफिनेशन आप लोग को बड़ा लग रहा होगा कि बड़ा लिखवा दिया गया है, लेकिन ये बड़ा नहीं है डिफिनेशन, तो बस इसके जो बात इसमें बोले हैं उसी बात को लिखवा दिए, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा इसमें। ठीक है सादिया, राज, पवन, प्रदीप, ठीक हो। देखो ध्यान दो क्या है, 1 एम्पियर जब भी पूछा जाए ऐसे ही सिंपल याद करो, दो धारावाही चालक को हम किस में रखेंगे, निर्वात में ले जाकर के रखेंगे।
उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए 1 मीटर, दोनों तारों के बीच में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, समान विद्युत धारा दोनों में प्रवाहित करेंगे, तार लेंगे और दोनों में हाई करंट से जोड़ेंगे और मिलाएंगे रेगुलेटर से, समान धारा प्रवाहित करेंगे। जब इन दोनों तारों के बीच में कितना बल आ जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आपस में उत्पन्न करने लगे, तो समझ जाना कि वही कंडीशन है जब 1 एम्पियर धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसी बात को इसमें लिख दिया गया कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों, समांतर मतलब समझ, जो दूरी यहाँ पे वो भी दूरी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पतला रहेगा यहाँ पे चौड़ा। रेलवे का पटरी देखे हो ना, पूरा जहां से स्टार्ट करोगे लास्ट तक एकदम समान दूरी पर रहेगा, उसी को समांतर कहते हैं। तो ये जो दो समांतर दूरी पे समान तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके मध्य बीच में कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ प्रति मीटर पे उत्पन्न होने लगे, तो जाल जाला प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? तो याद करने में कोई सस्पिशन किसी को नहीं ना होगा, याद करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी। चलो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक कैंडिला क्या होगा हमारा, 1 कैंडिला। प्लेटिनम जो होता है ना, प्लेटिनम एक धातु होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम के गलनांक, प्लेटिनम के गलनांक 1760 डिग्री। समझ रहे हो क्या है गलनांक? जब भी किसी तार को गर्म करते हो तो उसका गलनांक पॉइंट होता है, जैसे नाइक्रोम का तार होता है, ऐसे सब होता है ना तार, कब गलने लगेगा। तो जब प्लेटिनम का जो गलनांक होता है, प्लेटिनम को जब हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो गलने लगता है। तो 1760 डिग्री सेंटीग्रेड लेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1760। तो प्लेटिनम के गलनांक 1760 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश के किसी पृष्ठ, किसी पृष्ठ के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समझा देंगे अभी क्या है, 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित, क्षेत्रफल से उत्सर्जित, क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स है आपका, ज्योति फ्लक्स को एक कैंडिला कहते हैं, एक कैंडिला कहते हैं। ध्यान देना आप लोग, देखो क्या है एक कैंडिला कहने का मतलब, यहाँ पे एक ही चीज समझना है आपको। ये वाली सस्पिशन करें 1/60 सेंटीमीटर, ये क्या है, जब हम मान लो कि वर्गाकार एक चादर लिए हैं, ऐसे समझो कि हाइलोजन है ये, ठीक ऐसे ही समझो। तो इसका जो भी होता है उसका क्षेत्रफल होता है, जैसे हाइलोजन भी समझ लो। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/60, समझ रहे हो ना, 1/60, और यह सेंटीमीटर के स्क्वायर, मतलब इतना लंबाई इतना चौड़ाई जो भी हो। तो 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान लो हाइलोजन का टार्च है। अब इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक, ध्यान देना आप लोग। तो प्लेटिनम के गलनांक, प्लेटिनम की जो धातु लगी होगी इसके अंदर, जिसको हाइलोजन में समझ जाओ, मतलब हाइलोजन नहीं है उसके जैसा, इसमें जब लगा रहेगा इतने एरिया में, कितना 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल एरिया में, जब इसको हम हीट करके गर्म करेंगे, किसको, प्लेटिनम को गर्म करेंगे खूब, कहाँ तक, 1770 डिग्री सेंटीग्रेड, 1760 पे। जब इसको गर्म करेंगे ना तो चमकने लगेगा, जैसे अच्छा जो गांव में लाल वाला बल्ब जो होता है ना, ऐसा, जैसे जो ये वाला बल्ब होता है ना, ये बल्ब देखे हो ना, तो इसमें भी एक तार लगा होता है ये। तो जब इसको हीट करते हैं यहाँ से तो ये जलने लगता है, इसका मतलब ये भी चमकता है। तो वैसे ही उसमें कौन सा धातु लगेगा, प्लेटिनम। तो उस प्लेटिनम में क्या होगा, जब प्लेटिनम को गर्म करते हैं 1760 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसको गर्म करते हैं ना, तो प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है, उसमें प्रकाश निकलने लगता है, ये ऐसे ही। और जब प्रकाश निकलेगा कितना, 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से जब इतने सेंटीमीटर पर गर्म करोगे, तो ऑलरेडी जितना प्रकाश का यहाँ से फ्लक्स उत्सर्जन होगा, उसी फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, एक कैंडिला कहेंगे। क्या कहेंगे,
1 कैंडिला। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, 60 1/60 सेंटीमीटर इसको। अब देखो याद करने का तरीका देखो, 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्लेटिनम के गलनांक 1760 सेंटीमीटर 1760 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर श्वेत प्रकाश के पृष्ठ से, मतलब श्वेत प्रकाश का उत्सर्जन क्या कहलाता है? 1 कैंडिला कहलाता है। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो कि प्लेटिनम के गलनांक 1760 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्वेत प्रकाश के किसी पृष्ठ से 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स, ये जो निकल रहा है ना, इसमें इसको बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स को क्या कहते हैं? 1 कैंडिला कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, तो सब लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, मोल क्या होता है आप लोग का? चलिए देखिए, मोल क्या होता है? किसी पदार्थ की उस मात्रा को, मोल जो होता है ना हमारा, वो कहा जाता है किसी पदार्थ की उस मात्रा, किसी पदार्थ की उस मात्रा, किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें क्या उतने जिसमें जिसमें उतने ही परमाणु, उतने ही क्या अणु होते हैं, उतने ही अणु होते हैं जितने जितने कार्बन 12 जितने कार्बन 12 जितने कार्बन 12 के कार्बन 12 के कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं, 12 ग्राम में परमाणु होते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। 1 मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। समझा दे रहे हैं आपको? या फिर इसका दूसरा भी देखो, 1 मोल कहते हैं, और यह संख्या 6.022 × 10⁻23 अणु होती है जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसके दो डिफिनेशन हो गए यहाँ पे। चलो समझा दे रहे हैं इसको बढ़िया से। देखो ध्यान से सभी लोग, 1 मोल कहने का मतलब क्या हो गया? किसको हम 1 मोल कहेंगे? तो देखना क्या लिखा गया है कि किसी पदार्थ की उस मात्रा को, किसी भी पदार्थ को, अपने मन से कोई पदार्थ लोगे केमिस्ट्री में, ठीक, चाहे हाइड्रोजन को लो, चाहे ऑक्सीजन को लो, चाहे कार्बन को लो, चाहे सोडियम को लो, चाहे पोटेशियम, कोई भी जो मन करे वो लो, उसी में क्या करें कि उसका उतना ही मात्रा लो जितने, क्या बोला है, किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें उतने ही अणु हो, एकदम सेम अणु हो। जैसे जितने में कार्बन 12 के 12 ग्राम, जैसे मान लो कार्बन हम 12 को लिए, तो कार्बन 12 को कितना लेंगे? केवल 12 ही ग्राम लेंगे, ठीक। उसी तरह तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं कार्बन 12 का, अगर 12 ग्राम परमाणु आपने लिया तो उसको हम क्या कहेंगे? एक मोल कह देंगे। क्लियर? समझ गया? अब तो आ गया होगा 1 मोल क्या होता है। जितने परमाणु उतने ग्राम ले लो। जैसे कार्बन 12 है तो 12 ग्राम उसमें से ले लो, हो जाएगा। और इसकी संख्या जो होगी रियल में, उसमें कितने अणु होंगे उसके अंदर, तो आवोगाद्रो ने एक बताया था कि किसी भी पदार्थ की 1 मोल की जो संख्या होती है, किसी भी पदार्थ का 1 मोल की जो संख्या होती है, वो 6.022 × 10⁻23 अणु के बराबर होती है, जिसको आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने कहता है, इसका आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्लियर? बस ये आपका लास्ट था, खत्म हो गया ये। तो ये हो गया आपका आवोगाद्रो का संख्या हो गया। क्लियर है? आवोगाद्रो संख्या 1 मोल है ये। चलिएगा देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रकों के पूर्व लग्न। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रकों के
मूल मात्रकों के पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, इसका कहने का मतलब क्या है पूर्व लग्न का? देखो, पहले लगने वाले शब्द पूर्व लग्न। जैसे हमने कहा एक सेमी, क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब इससे पहले लगेगा। ये टेरामीटर, जैसे दे देगा आपसे टेरामीटर, 1 टेरामीटर। तो मीटर तो है, लेकिन इसके पहले ये जो शब्द लगा है पूर्व में, इसको पूर्वलग्न कहते हैं। टेरा दिया है, बोलेगा 1 गीगा, 1 गीगा मीटर। तो आप कंफ्यूजन में हो सकते, ये तो हम नाम कभी सुने ही नहीं है 1 गीगा मीटर। इसका मतलब मीटर तो था, लेकिन इसके पहले क्या लग गया है? गीगा। अब बोल देगा 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन मीटर। अब सोचोगे ये क्या है 1 माइक्रोन मीटर? अब देखो, ये जो शब्द लिखवाया जाएगा गीगा, टेरा, माइक्रोन, ये पूर्वलग्न है। ये 7 जो हम लिखवाए हैं डिफिनीशन, उन 7 में किसी पे लग सकता है, उन 7 में किसी पे भी लग सकता है। क्या हो रहा है, कट रहा है क्या? देखिए, पूर्वलग्न का मतलब क्या होता है कि उसको हम पहले लगाएंगे, और ये मीटर में भी काम करेगा, ये लीटर में भी काम करेगा, ये द्रव्यमान में भी काम करेगा, ये एम्पियर में भी काम करेगा। मतलब दिखाने के लिए, जैसे जैसे आ जाएगा 1 माइक्रोन एम्पियर, 1 माइक्रोन एम्पियर, 1 माइक्रोन मोल। ठीक, तो ये शब्द जो ऐसे है ना, किसी के पहले लगा, यही लिखा गया है कि मूल मात्रकों के पूर्व लग्न, मूल मात्रकों के पहले लगने वाले जो है, उसी को हम लिखवाने जा रहे हैं। उसका मान क्या क्या, रियल में क्या क्या मान होता है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, पहला जो हमारा आता है देसी। ध्यान रखो, यहाँ पे आप चार्ट बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। यहाँ पे लिखोगे प्रतीक, पूर्व लग्न प्रतीक, और यहाँ पे लिखोगे इसका मान, मान। क्लियर है? चलो, पूर्व लग्न और उसके मान देखते हैं क्या आता है। पहले नंबर पे जो मेरा आता है उसका नाम है देसी। क्या नाम है? देसी। अच्छा, इसके बगल में भी लिखवा देते हैं, ये ऋणात्मक पावर का रहेगा, ये ऋणात्मक पावर का रहेगा। चिप कट गया यार, क्या दिक्कत है पवन? सर हेलो, बोलिए। कट रहा है हाँ, क्या एकदम? नहीं सर, पूरा फ्रेश है हमारे पास। बाकी लोग, हाँ चलो ठीक, आ जाओ। तो ये ऋणात्मक पावर वाला है। अब इसके प्लस वाले दिखाते हैं। फिर यहाँ पे भी एक और चार्ट बना लो, पूर्व लग्न। अभी समझाएंगे क्या है ये लिख लो पूर्व लग्न। फिर इसमें ये अलग है, ये बाउंड्री अलग है, पूर्व लग्न। उसके बाद लिखना प्रतीक, प्रतीक, और उसके बाद उसके मान, उसके मान। अब ये चीज समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, पहला जो आपका काम है वो दिया है देसी। देसी को हम डी से दिखाते हैं, और देसी को जब भी रियल मान जो होता है ना, देसी किसको कहा जाता है? तो देसी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1। ये सारे मीटर के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, किसके? मीटर के, या फिर उसके मूल मात्रकों के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। मूल मात्रक में हमने मीटर लिया था, किलोग्राम लिया था, एम्पियर लिया था, वो मूल मात्रक है उसके संदर्भ में। ये हो गया ना देसी। तो देसी को जब भी दिखाएगा 10⁻⁻1 दिखाया जाएगा, इसका मान होता है। अगला, देसी के बाद आता है सेंटी। देसी हो गया, उसके बाद आता है सेंटी। देसी को सेंटीमीटर पढ़ते हो ना, वैसे कैसे होगा सेंटी। अच्छा, इसको सेंटी कहते हो, या फिर इसी को सेमी भी बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? सेमी। तो दोनों सेम है, सेंटी और सेमी दोनों क्या है? सेम है। इसको दिखाते हैं सी से, और इसका जो मान होता है 10⁻⁻2 होता है। क्लियर है? तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या आता है उसी तरह। अच्छा रुक जाओ, इसका ये वाला भी पढ़ाते चले। एक नंबर, जब ये पावर माइनस में चला है, डेसी है, डी से, तो इधर क्या होगा? इसका नाम आता है डेका। ध्यान रखना, डेका। और डेका को भी दिखाते हैं किससे? हम डेका को दिखाते हैं डीई से। डीई से डेका को दिखाते हैं, और इसका मान होता है 10⁻1। ध्यान रखना, जब 10⁻1 में कोई वैल्यू रहेगा तो इसका मान होगा डेका, और जब 10⁻⁻1 में कोई वैल्यू रहेगी तो इसका मान रहेगा डेसी। क्लियर है? 10⁻2 है, वो है सेंटी या फिर सेमी। ठीक, तो इसका नाम होगा हेक्टो। क्या रहेगा? हेक्टो। हेक्टो का मतलब जब भी शब्द लग जाएगा तो समझ जाना कि 10 की पावर वो क्या है? 2 है। हेक्टो 10 की पावर
2 है, इसको h से दिखाया जाता है, स्मॉल h। तीसरे नंबर पे हमने आपको इसमें बताया है, तीसरे नंबर पे आएगा मिली। क्या है? मिलीलीटर, पढ़ते हो ना मिलीलीटर। वैसे ही तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? मिली। तो मिली को दिखाते हैं हम लोग ml से, m से दिखाते हैं मिली को, और इसका मतलब होता है 10 के घाते माइनस के 3, मिली को 10⁻3। उसी तरह इसमें आता है किलो, उसी तरह इसमें क्या आता है? किलो आता है। क्या? किलो। किलो को दिखाते हैं केजी से, और इसका मान क्या होता है? 10 के घाते प्लस में 3 होता है, तभी तो होता है ना मिली। क्लियर है? आगे राज गायब हो गया। चलिए अब देखिए अगला, चौथे नंबर पे जो हमारा है, मिली के बाद आता है, मिली के बाद आता है हमारा, इसमें आता है, मिली के बाद आता है माइक्रो, इसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है, जिसको माइक्रोन भी कभी कभी कहते हैं, तो माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6। माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस के 6। तो इस वाले पोर्शन में आता है मेगा, कहा जाता है उसको। क्या कहता है? मेगा। और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस में 6। ध्यान रखो कैसे सीख रहे हो, 10 की पावर प्लस के 6। इसका सिखाएंगे क्या होता है आगे। पांचवा होता है आपका, पांचवा जो आपका होता है वो होता है माइक्रो के बाद नैनो। नैनो, ठीक है सादिया? नैनो, नैनो को दिखाते हैं स्मॉल n से, और नैनो का मान होता है 10 के घाते माइनस के 9। जैसे नैनो वैसे 9। फिर यहाँ पे इसमें लिखो, पांचवें नंबर पे इसमें लिख लेना, इसमें पांचवें नंबर पे नैनो हो गया इधर, तो इधर हो जाएगा हमारा गीगा। क्या हो जाएगा? गीगा। गीगा का मान क्या होता है? इसको जी से दिखाते हैं, और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस में 9। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो आता है मेरा टेरा, सॉरी इसमें आता है पीको, इसमें आ जाता है पीको, यही लास्ट है पीको। पीको, तो पीको का मतलब ये होता है, पीको मीटर जब बोलेंगे तो समझ जाना कि 10 की घाते माइनस के 12 मीटर। पीको, पीको दिखाता है 10 की पावर माइनस के 12। और इसमें क्या हो जाएगा अगला? इसमें क्या हो जाएगा? टेरा। क्या है? टेरा। तो टेरा का मतलब क्या होता है? इसको टी से दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है 10 की पावर 12। यही चार्ट था, अभी समझा देंगे क्लियर। रुक जाओ, जो लोग गायब किए हैं ना, बहुत दिक्कत होगा उन लोगों को समझने में। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए देखिए आप लोग ध्यान से, क्या होता है ये, जैसे हम कहते हैं ना कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 तो रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर की वजह से 10 की घाते माइनस के 2 मीटर में आ जाएगा। अच्छा हम कहेंगे 1 किलो, अगर तो जैसे द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है तो केजी में ही रहेगा। अगर हम कहें 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो आपको समझ जाना है 1 माइक्रोमीटर कहने का मतलब है कि 10 की घाते माइनस के 6 मीटर की चर्चा हो रही है। 1 नैनोमीटर, इसका मतलब 10 की घाते माइनस के 9 मीटर की चर्चा हो रही है। 1 पिकोमीटर, इसका मतलब कि 10 के घाते माइनस के 12 मीटर की चर्चा हो रही है। यहाँ पे वैसे अगर दे देगा 1 डेकामीटर, इसका मतलब कि 10 मीटर। दे दे 1 हेक्टोमीटर, इसका मतलब कि 10 के पावर 2 मीटर। वैसे ही दे दे, वैसे ही आपका दे दिया जाए यहाँ पे 1 मेगा मीटर, इसका मतलब कि 10 की देता है ना मेगावाट, इतने मेगावाट की बिजली क्षमता लगाई गई है। तो मेगावाट, वाट तो है मेरा, पावर का मात्रक वाट है, इसका मतलब वाट के वजह से कितना है? मेगावाट, मतलब 10 के पावर 6 गुना, 10 के पावर 6 गुना, इसको मेगा कहते हैं। गीगा 10 की घाते 9 मीटर, और यह होता है टेरा। टेरा का मतलब कि 10 की घाते 12, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 12 बार गुणा करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पूर्व लग्न है, इसको याद कर लेना। कैसे याद करना है ध्यान दो। डेसी का मतलब डी, तो 10 की घाते माइनस के 1, तो इसी का विपक्ष याद करना है डेका, तो डेका का मतलब 10 की घाते प्लस 1। सेंटी या फिर सेमी, तो सेंटी का मतलब 10 की घाते माइनस 2, तो इसका बगल में आता है हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10 की घाते 2। अच्छा मिली, मिली का मतलब 10 की घाते माइनस के 3, तो किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घाते प्लस में 3। इधर देखो माइक्रो का मतलब 10 की घाते माइनस 6, तो मेगा का मतलब 10 की घाते प्लस 6। यहाँ पे देखो नैनो का मतलब 10 की घाते माइनस के 9, तो गीगा का मतलब 10 की घाते प्लस 9। यहाँ पे देखो पीको का मतलब
10 घाते माइनस के 12, तो 13 का मतलब 10 घाते प्लस के 12। और इसको हम सिखाएंगे कल कैसे कैसे इसको यूज करना है। क्लियर? चलो शायद सबका नेटवर्क कट उठ रहा है, क्लास को ऑफ करते हैं। सर वो चलिए ठीक। पूछना है, एक रुकिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लिखा है ना आप माइक्रो, उसका प्रतीक प्रतीक लिखा है, वो क्या है माइक्रो का? यही तो है, हाँ यम वही नहीं, ये क्या है? सिंबल है, नया सिंबल है माइक्रोन वाला, ये वाला। हाँ ऐसे बना लो, इसी को आएगा प्रश्न। वो वैसे है, अपने आप में खुद अलग है वो, इसी की तरह हाँ किसी सर से रुकिए। मिलता है, ये ABCD वाले में नहीं है वो। हाँ 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 वही पूछना था सर आपसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, बाकी लोग जो भी हो, पवन, सादिया। अच्छा सादिया बताओ, ये जो पढ़ रहे हो उसमें समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, या फिर ऑनलाइन से बहुत दिक्कत है क्या, क्या ऑनलाइन में समझ नहीं आता है? बताओ तो। सर आ रहा समझ। ठीक है ना, एकदम पूरा समझ में आएगा। ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा टफ होंगी ना, क्योंकि 8 के बाद 9th में डिटेल लिखवा रहे हैं, थोड़ा इसमें ध्यान देना आप लोग, ठीक है? राज बाद में आए हो, ये चार्ट हम लिखवाए हैं, इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसी का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल देंगे। बस मेरा मोबाइल नंबर डालोगे ना तो आ जाएगा यूट्यूब पे भी, 8808 वाला मोबाइल नंबर डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा आज वाले वीडियो। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के सारे डाटा जो भी लिखवा रहे हैं थोड़ा डिटेल लिखवा रहे हैं, इसको याद करने की कोशिश करना, और फिर अगले क्लास में जब भी होगा तब इसको समझाते हुए चलेंगे। अब आपका काम होगा कि ज्यादा, अगर हम अधिक पढ़ा रहे हैं तो अधिक उसका आप लोग यूज कीजिए, तब फायदा, नहीं तो शॉर्टकट पढ़वाते चलेंगे बहुत चीज छूट जाएगा। चलिए ठीक है, तब क्लास को ऑफ करते हैं।